प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, पोएट एंड पेनकेक्स। चैप्टर नंबर 6 का नाम है पोएट एंड पेनकेक्स। पोएट्स मतलब कवि और पेनकेक्स का मतलब होता है, एक पेनकेक्स एक कंपनी का नाम है जो कभी श्रृंगार के वस्तु बनाने का काम करता था। ये भारतीय कंपनी था और जैसे कि आप लोग गार्नियर का नाम सुने होंगे, फेयर लवली का नाम सुने होंगे, ये सब श्रृंगार के वस्तु बनाते हैं। तो वैसा ही पेनकेक्स एक कंपनी का नाम था जो कि श्रृंगार का वस्तु बनाता था। तो दरअसल ये चैप्टर है वो फिल्म जगत की कहानी को बयां करता है। उस जमाने की फिल्म जगत जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1940 के दशक का ये जो है चैप्टर फिल्म जगत की कहानी को बयां करता है। तो पहले ज़माने में, उस ज़माने में गाने पर और मेकअप पर, यानी कि फिल्म के गाने पर और कलाकारों के मेकअप पर ही फिल्म हिट होती थी। तो गाने लिखता कौन था? तो गाने कवि लिखते थे। और मेकअप का सामान आता कहाँ से था? तो पेनकेक्स कंपनी से आता था। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पोएट और पेनकेक्स रखा गया है। इसके जो लेखक हैं जिनका नाम है अशोक मित्रण। अशोक मित्रण साउथ के लेखक हैं, माने भारतीय लेखक हैं लेकिन साउथ इंडिया के हैं। ये 1931 में जन्मे और अभी तक जीवित हैं। तमिल लेखक हैं ये। और ये जो है जेमिनी नाम के स्टूडियो, जेमिनी नाम के फिल्म स्टूडियो जो फिल्म बनाती थी, उसमें 40 साल तक काम किए थे। और 40 साल तक काम करने के बाद वहाँ पर जो कुछ भी उनको अनुभव हुआ, जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी देखे, उन सभी को उन्होंने एक किताब में लिखा, जिस किताब का नाम था माय ईयर विथ बॉस। और इसी किताब का हिस्सा कुछ काट करके ये चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है पोएट एंड पेनकेक्स। तो पिछले जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें जो किताबें थी, जैसे कि गांधी जी का चैप्टर पढ़ा तो आप लोगों ने देखा कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में का कुछ हिस्सा काट करके चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि जगह जगह से काटा गया, थोड़ा थोड़ा, तो एक जगह से उठाया नहीं गया, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, इस प्रकार से जो है काट काट के थोड़ा सा फिल्म बना, इसको चैप्टर को बनाया गया। मतलब कि ये चैप्टर फिल्मी ही समझिए, पैराग्राफ चेंज, कहानी चेंज। जबकि अन्य जो चैप्टर पढ़े उसमें ऐसा नहीं था। अन्य चैप्टर में जो है वह एक जगह से किताब की कहानी को, हिस्सा को एक जगह से उठा करके पूरा लिख दिया गया। लेकिन इसमें है कि किताब की कहानी को थोड़ा 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 उठा करके लिया गया है। और ये चैप्टर भी एक आज़ादी की बात करता है, जैसा कि आप सभी बच्चे देखे होंगे कि पहला चैप्टर जो था वो भाषा की गुलामी की आज़ादी की बात कर रहा था। दूसरा चैप्टर गरीबी, शोषण, बाल मजदूरी की आज़ादी की बात कर रहा था। तीसरा चैप्टर डर से आज़ादी की बात थी। चौथा चैप्टर आपका लालच से आज़ादी की बात थी। और पांचवा चैप्टर जो थी वो देश की आज़ादी की बात थी। तो इसमें भी हम लोग एक आज़ादी की बात को हम लोग अध्ययन करेंगे कहानी के अंत में। तो आइए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम आपसे ये पता करना चाहते हैं कि अशोक मित्रण साहब जिस जेमिनी नाम के स्टूडियो में काम करते थे उसके मालिक हुआ करते थे, 1940 की दौर की बात है, उसके मालिक हुआ करते थे एस.एस. वासन। एस.एस. वासन। तो एस.एस. वासन
कि जेमिनी नाम का स्टूडियो कैसे स्थापित किया, इसका भी एक इतिहास है। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था रॉबर्ट क्लाइव, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक जब देश छोड़ के जा रहा था, यानी कि हमारे देश को अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी प्रशासन जो है अपने कब्जे में ले रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के अपना देश जा रहा था, मतलब इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड देश जो है वह हमने देश को कब्जा कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अपना ये कंपनी को छोड़कर अपने देश इंग्लैंड जा रहा था। मतलब कि आपको पूरा जो इंडिगो चैप्टर है उसमें 1857 के विद्रोह के बारे में बताए थे, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो जब वो पूरा भारत जो है कब्जे में आ गया अंग्रेजी प्रशासन के, इंग्लैंड सरकार के, तो जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर रहा करता था तो वो भी पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो साउथ में उधर तमिलनाडु तरफ बहुत बड़ा बंगलो बनाया था। बंगलो समझते होंगे, बहुत बड़ा सा मैंने महल टाइप का घर। तो जब वो छोड़ के चला गया तो अंग्रेजी प्रशासन अपने हैंड में ले ली और उसका नीलामी करवा दी। तो नीलामी करवा दी तो बहुत से पूंजीपति वर्ग के लोग, भारत या विदेश से भी जो लोग थे, सब लोग खरीदे। तो उसमें से एक जो है एस.एस. वासन साहब, क्योंकि वे पूंजीपति व्यक्ति थे, एक एस.एस. वासन साहब खरीदे थे। और उस बांग्लो को उन्होंने रहा नहीं, उसमें मैंने रहने का काम नहीं किया, रेसिडेंशियल उसको नहीं बनाया, बल्कि उसमें उन्होंने फिल्म बनाने के स्टूडियो ही स्थापित किया उस बंगलो में, और नाम रखा जेमिनी स्टूडियो। और इसी जेमिनी स्टूडियो में चैप्टर के जो लेखक हैं अशोक मित्तल साहब काम करते थे। तो अगर आप सभी बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे जो हैं, तो फिल्म से नावाकिफ तो कोई नहीं होंगे कि हाँ हम लोग ने फिल्म देखा ही नहीं है कोई। अरे आपका टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, पर्दे पर हो, फिल्म तो आप लोग ने देखा ही होगा। और अगर आप फिल्म नहीं देखे हैं, कोई ऐसा बच्चा है, उसे तो हम आज के ज़माने में नहीं समझते कोई ऐसा बच्चा होगा, लेकिन बाय द वे अगर कहीं कोई ऐसा बच्चा रहता है तो वो समझिए कि आज के ज़माने का बच्चा नहीं है, और वो समझ भी नहीं पाएगा चैप्टर को। ऐसा समझने के लिए फिल्म को जानना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चे जब कोई फिल्म देखते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बहुत सारा नाम लिखता है। शुरू में बहुत सारा नाम लिखता है, फिर फिल्म के अंत हो जाने के बाद भी नाम लिखता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। ऐसा नहीं कि बोलो हीरो गुंडा को मार दिया तो चलो खत्म। आप देखिएगा कि फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद भी बहुत सारा नाम लिखता है। तो इन ढेर सारे नामों को अगर हम जोड़ देते हैं तो अप्रॉक्सीमेट लगभग जो है 300-400 नाम है। शुरू में जो नाम लिखता है वो मेन लोगों का नाम लिखता है, जैसे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, एक्टर कौन है, राइटर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। लेकिन अंत में जो नाम लिखता है उसमें उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो मेन तो नहीं है लेकिन बहुत अहम भूमिका उसमें निभाए हैं। जैसे कि स्पॉट बॉय है, कैमरा को उठा के यहाँ से वहाँ ले जाने वाला है, या कोई सामान को उठा के यहाँ से वहाँ ले जाने वाला है, ऐसे लोगों का नाम लिखा जाता है। तो हम पाते हैं कि लगभग 500-600 लोगों का एक यूनिट होता है जो एक फिल्म को तैयार करता है। तो उतने लोग एक फिल्म को तैयार करते हैं, लेकिन सारा श्रेय हम लोग किसको देते हैं? हीरो को। हम लोग को ऐसा लगता है कि हीरो ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। हीरो जो डायलॉग बोलता है, डायलॉग राइटर कोई और होता है। हीरो गाना गाता है तो गाना लिखने वाला कोई और है, गाना गाने वाला कोई है, और गाना में म्यूजिक डालने वाला कोई और होता है। हीरो क्या पहनेगा उसको कस्ट्यूम डिजाइनर तय करता है,
हीरो कैसा फाइटिंग एक्शन दिखाएगा तो एक्शन मास्टर तय करता है। हीरो अगर नाचेगा तो एक्शन उसका कैसा होगा कोरियोग्राफर तय करता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग उससे फिल्म से जुड़े होते हैं। तो उस जेमिनी नाम के स्टूडियो में लगभग 500-600 लोग काम करते थे उस ज़माने में। आज का ज़माना वो नहीं है। वो ज़माना समझिए कि एक देशभक्ति का दौर था। लोग जो हैं मिलजुल के काम करते थे। आज तो आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुआ तो बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो रही है कि आज के फिल्म जगत में नेपोटिज्म यानी कि वंशवाद, तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, तो आपका कास्टिंग काउच, ये सब इत्यादि गलत चीज़ें विकृतियाँ जो है जड़ ले रही है। लेकिन उस ज़माने में जब ये गाना गूंजता था कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, तो ये दौर था उस समय। तो वहाँ पर जेमिनी नाम के स्टूडियो में 600 लोग काम करते थे। तो ये जो एस.एस. वासन थे, जो इस पूरे जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने क्या किया था कि उस बंगलों में जो बहुत से कमरे थे, जेमिनी नाम का स्टूडियो बंगलों में स्थापित किया गया था, तो उस बंगलों में जो बहुत सारे कमरे थे, प्रत्येक कमरों को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। जैसे कि ये कमरा जो है वो म्यूजिक डिपार्टमेंट होगा, ये कमरा मेकअप डिपार्टमेंट होगा, ये कमरा स्टोरी डिपार्टमेंट होगा, ये कमरा जो है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट होगा। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट था और प्रत्येक डिपार्टमेंट में लगभग 60 से 100 लोग काम करते थे और प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक हेड होता था और सभी का हेडों का हेड एस.एस. वासन था। इस प्रकार से था। तो मेकअप डिपार्टमेंट, क्योंकि उन दिनों में आपको बताया कि मेकअप और गाने पर ही ज़्यादा फिल्म हिट होती थी, तो डायरेक्टर चाहता था कि मेकअप डिपार्टमेंट और आपका जो है कि स्टोरी डिपार्टमेंट, जहाँ कवि लोग और लेखक लोग रहते थे, उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। बाकी सारे डिपार्टमेंट में कुछ कमी रहेगा चलेगा, लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट में कमी ना रहे। तो चैप्टर आपका मेकअप डिपार्टमेंट से शुरू हुआ है, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट में लगभग 60 से 100 लोग काम कर रहे थे और उसका जो हेड था, वो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड एक बंगाली हुआ करता था। तो एस.एस. वासन साहब जो मेकअप डिपार्टमेंट स्थापित किए थे जिस कमरे में, वो कमरा जब रॉबर्ट क्लाइव का हुआ करता था, ये बंगलो, तो जिस कमरे में वो घोड़ा रखता था, उसी कमरे में एस.एस. वासन मेकअप डिपार्टमेंट बनाया था। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो कमरा था अन्य कमरों से ज़्यादा बड़ा था, तो एस.एस. वासन नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से कंजस्टेड हो कमरा, इसीलिए वो कमरा को बनाया था मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था एक बंगाली, और वह जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें सामान जो आता था वही पेनकेस कंपनी से मेकअप का सारा सामान आता था, वो भी ट्रक में लोड होकर के, ट्रक में भर करके सारा सामान मेकअप डिपार्टमेंट में, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में आता था। तो पेनकेस की कंपनी इतनी प्रसिद्ध थी उस जमाने की, जबकि भारतीय कंपनी थी, और इतनी प्रसिद्ध थी कि उस जमाने की विश्व प्रसिद्ध हीरोइन, जो कि चैप्टर में वर्णित है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं सभी बच्चे, ग्रेटा ग्रेबो नाम की एक स्वीडिश यानी कि सुडान की हीरोइन थी, जो विश्व प्रसिद्ध थी उस जमाने में। वो भी कहीं और दूसरे जगह से कोई मेकअप का सामान मंगा के यूज नहीं करती थी, बल्कि भारत से पेनकेस कंपनी का सामान मंगा के यूज करती थी। उसका जमाना चला गया। फिर भारतीय एक हीरोइन प्रसिद्ध हुई, विश्व प्रसिद्ध हुई, जिनका नाम था मिस गौहर। तो मिस गौहर भी पेनकेस सामान यूज करती थी। फिर उनके बाद एक विश्व प्रसिद्ध हुई वैजंती माला। वैजंती माला भी समझिए पेनकेस का सामान ही यूज करती थी।
उसके बाद रति अग्निहोत्री एक हीरोइन हुई साउथ की, उसका दौर आते आते जो है तो पेनकेस कंपनी बंद हो गया था। रति अग्निहोत्री का नाम सुने होंगे आप लोग, और नहीं सुने होंगे तो आप लोग फिल्म देखे होंगे कुली, अमिताभ बच्चन जी का कुली, उसमें जो हीरोइन है वो रति अग्निहोत्री है। तो ये मेकअप जो डिपार्टमेंट था लंबा चौड़ा तो था ही, और इसका जो अंदरूनी हिस्सा था वो किस प्रकार से था वो आप समझ लीजिए। चैप्टर में जो लिखित है, आप लोग कभी कोई सैलून गए होंगे, सैलून में देखे होंगे कि चारों तरफ शीशा लगा रहता है, जिसमें आप चारों तरफ अपना चेहरा देख सकते हैं। तो वैसा ही चारों तरफ शीशा लगा हुआ था, और प्रत्येक कोने पर लाइट लगा हुआ था, वो भी तेज प्रकाश का। उस कमरे के प्रत्येक कोने पर तेज प्रकाश का लाइट लगा हुआ था। तो ठंडा में तो कुछ अच्छा भी था, लेकिन गर्मी के समय में वहाँ इतना गर्मी होता था तेज प्रकाश के लाइट की वजह से कि मेकअप करवाना और मेकअप करना दोनों एक बहुत बड़ी कष्ट होती थी, क्योंकि एसी का ज़माना उस समय था नहीं, पंखा का ज़माना था। तो मेकअप करते समय पंखा भी ऑफ कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा उड़ जाएगा। तो कोई भी हीरो या हीरोइन जब उसको मेकअप करने जाता था, और मेकअप करने वाला जो होता था, दोनों जो है पसीने से तरबतर हो जाता था, और मेकअप भी खराब हो जाता था। तो इस प्रकार से कष्ट था उस मेकअप डिपार्टमेंट में। उस ज़माने में कंप्यूटर का युग नहीं था। आज के ज़माने में कंप्यूटर का युग है। हीरो अगर नहा के नहीं भी पहुंचता है, बाल दाढ़ी उसका बढ़ा हुआ भी है, सेट पर गया हुआ है, शूटिंग होना है, और नहीं नहाया है, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ है, तो डायरेक्टर क्या करता है कि बिना मेकअप का उसका शूटिंग कर लेता है, और फिर उसका जो रील है वो कंप्यूटर में डाल देता है। कंप्यूटर में उसका बाल दाढ़ी बन जाता है, कंप्यूटर में उसका बाल झड़ा जाता है, और कंप्यूटर में जो है चित्र में उसको नहवा दिया जाता है। अब वो फ्रेश हो गया, अब वो वाला रील को फिर जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका सब कुछ फास्ट हो जाता है। पहले ज़माने में हीरो को एक आध कोई फिल्म मिला, उसके बाद दिन भर क्या करना है, फुर्सत में रहना है। तो पहले ज़माने का हीरो अगर कहीं कितनों घर से नहा के गया है सेट पर, तो फिर से उसको नहवाया जाता था, फिर उसको जब मेकअप रूम में डाल करके उसको मेकअप कराया जाता था, तब शूटिंग होती थी। अब क्या है कि एक हीरो कई वो फिल्म ले चुका है अपने हैंड में, यहाँ शूटिंग करना, फिर तुरंत शूटिंग करके बाद जाना दूसरे डायरेक्टर के पास, वहाँ को शूटिंग करना है। तो ये जो फास्ट जो हो गया, इसकी वजह से कंप्यूटर में मल्टीमीडिया ऐप आ गया है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो सब कुछ अब कंप्यूटर पर ही हो जाता है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। मेकअप डिपार्टमेंट में जो सेट लगती थी, सेट आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, सेट होता है नकली घर, नकली बिल्डिंग, नकली जंगल इत्यादि तैयार करके और उसमें शूटिंग करना, इसको बोलते हैं सेट। ये चूना, पत्थर, बालू, सीमेंट, बोरा, शीशा इत्यादि से बनाया जाता है। आप लोग पुराने फिल्में देखते होंगे, रामायण ही अगर आप लोग देखे होंगे, ये कौन सा रामायण, रामायण सागर वाला, बहुत सारे और भी रामायण बना है, लेकिन रामायण सागर वाला रामायण देखे होंगे। तो उसमें देखिए अधिकतर जो है इंडोर शूटिंग हुआ है। इंडोर और आउटडोर भी आप लोग समझ लीजिए। फिल्म शूटिंग दो प्रकार की होती है, इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग। स्टूडियो के अंदर नकली सेट, नकली घर, बिल्डिंग, जंगल बना करके जो शूटिंग होता है स्टूडियो के अंदर, वो हो गया इंडोर शूटिंग। और स्टूडियो के बाहर प्राकृतिक पहाड़ वहाड़, नदी उदी के सामने शूटिंग करना, वो हो गया आपका आउटडोर शूटिंग। तो उस ज़माने में, पहले ज़माने में
95% फिल्में इंडोर होती थी, इंडोर शूटिंग होती थी, और 5% ही आउटडोर शूटिंग होता था। तो ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था कि इंडोर शूटिंग में खर्चा कम होता था, आउटडोर शूटिंग में खर्चा ज़्यादा होता था। इंडोर शूटिंग 95% इसलिए होते थे क्योंकि अधिकतर डायरेक्टर उस जमाने के गरीब हुआ करते थे और पैसा बचाने के लिए इंडोर शूटिंग ही करते थे। जो कुछ पैसा वाले होते थे वही आउटडोर शूटिंग करवाते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप तो देख ही रहे हैं, आउटडोर कौन कुछ है, विदेश तक लोग शूटिंग करता है। आज के जो फिल्मी बजट है वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जाता है। तो ये आज का ज़माना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इंडोर शूटिंग ही होती थी। तो आप सही बच्चे समझ गए होंगे कि इंडोर शूटिंग क्या है और सेट क्या है। सेट आप लोग समझ गए होंगे, घर के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर नकली महल वहल बनाना। अगर आप लोग फिल्म देखे होंगे देवदास, शाहरुख खान का, तो उसमें देखिए ऐश्वर्या बच्चन जो महल में रहती हैं, वो महल वास्तविक महल नहीं है बल्कि एक नकली सेट तैयार किया गया है। रामायण का ही बात हम कर रहे थे, तो रामायण में देखिए कि पहाड़ उठा रहे हैं लोग, पत्थर उठा रहे हैं बड़ा बड़ा, तो सब फोम का बनाया हुआ, कुट का बनाया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस ज़माने में ज़्यादा होती थी। अब कुछ असली भी दिखाते हैं, अब जो बॉडी बिल्डर हीरो लोग भी आ गया है, तो पहाड़ उठाना है या कोई बड़ा पत्थर उठाना है तो उठा लिए। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था, एक बंगाली था, और ये बंगाली अपने आप को बड़ा समझता था। ये समझता था कि हम ही पूरे मतलब कि जेमिनी स्टूडियो का हम ही हेड हैं, मतलब अहंकारी किस्म का था। तो घमंडी होने की वजह से सब लोग मिल करके उसे और भी सदस्य लोग इसको निकलवा दिए। अब जब ये मेकअप डिपार्टमेंट के हेड से जब निकल गया बाहर, उसमें जेमिनी स्टूडियो से ही बाहर हो गया, तो अबरी जो हेड बना वो एक महाराष्ट्रियन था, महाराष्ट्र का व्यक्ति था, और वह एक अच्छा व्यक्ति था, वो सबको लेके चलने वाला व्यक्ति था, और वह मेकअप करने में इतना माहिर था कि किसी भी सुंदर से दिखने वाले हीरो को भी मेकअप का सामान से राक्षस जैसा बना सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोस्ट सिस्टम लागू किया, पद व्यवस्था, उसमें मेकअप डिपार्टमेंट में एक पद व्यवस्था लागू किया। क्या किया कि जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, हेड यानी कि वह खुद, वो क्या करेगा कि मेन हीरो, जो फिल्म का जो मेन हीरो होगा और जो हीरोइन होगी, उसी का मेकअप वो करेगा, और जो फिल्म का जो साइड हीरो होगा, साइड हीरो या हीरोइन होगा, उसका मेकअप उसका असिस्टेंट करेगा। साइड हीरो हीरोइन का मतलब सभी बच्चे समझ रहे होंगे। साइड हीरो हीरोइन का मतलब होता है, आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा साइड हीरो का मतलब, हीरो हीरोइन का मतलब कि कोई फिल्म में आप गाने देखते होंगे तो गाने में देखते होंगे कि हीरो के पीछे 8-10 गो लड़के नाच रहे हैं, चाहे हीरोइन के पीछे 8-10 गो लड़की नाच रही है, तो वो सब साइड हीरो हीरोइन नहीं है। साइड हीरो हीरोइन वो होता है कि जो मेन हीरो या हीरोइन है उसका पिताजी हो या उसके दोस्त हो या उसका माँ हो, ये सब साइड हीरो हीरोइन है। तो ये लोगों का मेकअप करने का काम मेकअप डिपार्टमेंट के हेड का असिस्टेंट का था, और गुंडा तथा हंसाने वाला कॉमेडियन जिसको बोलते हैं, उसका मेकअप करने का काम उसका असिस्टेंट का था। उसका असिस्टेंट का मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट के हेड का फर्स्ट असिस्टेंट के असिस्टेंट, यानी कि सेकंड असिस्टेंट कहिए। और फिल्म में जो भीड़ होती थी, फिल्म में जो भीड़ आप देखते होंगे, भीड़, या फिल्म में जो गाना चल रही है तो गाना के पीछे जो 8-10 लोग नाच रहे हैं उसका, या फिल्म में जो भीड़ देखते होंगे, तो फिल्म में जो भीड़ आप देखते होंगे तो क्या समझते हैं आपकी बाहरी कोई भीड़ को जुटाया गया है? ऐसा नहीं है। फिल्म में 500-600 लोग काम करते हैं,
तो अंदर का ही सभी लोगों को खड़ा करके और भीड़ बनाया जाता है। जहाँ पर फिल्म बाहर में हमारी आउटडोर शूटिंग हो रही है, वहाँ भीड़ दिखाना है, तो डायरेक्टर क्या करता है कि पहले उस इलाके के थाने को खबर करता है कि हमको इस इलाके में शूटिंग करनी है। थाना क्या करता है, उस इलाके को कवर करता है, यानी कि घेर देता है, और डायरेक्टर जिस व्यक्ति को अपना साइन किया हुआ कार्ड देता है उसी को फिर अंदर जाने को मिलता है और वहाँ पर शूटिंग होती है। मान लीजिए रेलवे स्टेशन दिखाना है तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर बाहरी भीड़ को अलाउ कर दिया जाएगा तो भगदड़ मच सकता है, कुछ भी हो सकती है, घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए बाहरी वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं रहता है, सब लोग अंदर के लोग रहते हैं। और आज के ज़माने में तो मल्टीमीडिया का ज़माना आ गया है, तो आज तो भीड़ दिखाने के लिए बाहरी लोगों को भी आवश्यकता नहीं है, माने अंदर के लोगों को भी आवश्यकता नहीं है। अब कंप्यूटर से ही भीड़ दिख जाता है। आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे, बाहुबली में देखिए बहुत सारा भीड़ दिखा रहा है, वो सब कंप्यूटराइज है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आज के पहले ज़माने की हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर पहला ज़माना की है। तो वह जो था भीड़ का मेकअप करने के लिए किसको बनाया था? ऑफिस बॉय को। ऑफिस बॉय कोई लड़का नहीं था, बल्कि 33-34 साल का एक व्यक्ति था, लेकिन पद का नाम था ऑफिस बॉय, पोस्ट का नाम। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पद का नाम है। तो उसी प्रकार से उस मेकअप डिपार्टमेंट के अंतिम पद के रूप में ऑफिस बॉय ही था जो भीड़ का मेकअप करता था। तो इस प्रकार से एक पद व्यवस्था वाला वो था। सही बच्चे समझ गए कि मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा मेकअप डिपार्टमेंट का हेड, उसका असिस्टेंट मेकअप करेगा साइड हीरो हीरोइन के, और उसका जो असिस्टेंट होगा वो मेकअप करेगा गुंडा और कॉमेडियन का, और सबसे निचला पद जो होगा ऑफिस बॉय वो मेकअप करेगा फिल्म के भीड़ के कलाकारों का। अब ऑफिस बॉय पर आइए। जिस दिन भीड़ के कलाकारों का मेकअप करना होता था, ऑफिस बॉय क्या करता था कि बड़ा सा बर्तन में एक रंग घोरता था, और रंग घोर के जितने भीड़ में कलाकार लोग होते थे जिसको भीड़ में शूटिंग करनी है जा करके, उसको पोतता था, यानी कि गोरा करता था। और गोरा करने के बाद फिर जैसा उसको मूंछ दाढ़ी लगाना हो लगा करके मैंने समझे, अब तब वो भीड़ के शूटिंग मैंने घंटों का काम था ये, रंग घोरिए फिर सबको पोतिए, उस पर जो है मेकअप कीजिए, तब वो जो है कि शूटिंग कर जाएगा, ऐसा था। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले गाने और मेकअप पर ही जो है कि फिल्म हिट होती थी। तो डायरेक्टर नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से मेकअप में कमी रह जाए। तो जो तेज प्रकाश का लाइट जो लगाया गया था कमरे में, उसका मतलब यही था कि हीरो हीरोइन का जब चेहरा का मेकअप हो तो उसका जो है कि किसी प्रकार कटा फटा तिल उल दाग चेहरे पर हो, यहाँ तक कि जो रोम है, रोम में जो छेद है वो भी सब मेकअप हो जाए और किसी में कमी ना रह जाए, इसीलिए तेज प्रकार का लाइट लगाया गया था। तो इस प्रकार से ऑफिस बॉय वहाँ काम करता था। ऑफिस बॉय इस काम से खुश नहीं था, क्योंकि एक तो घंटों ये काम करना पड़ता था, वो वाव काम था, उड़ जाने वाला काम था, और दूसरा कि वह जेमिनी स्टूडियो में ये काम करने नहीं आया था। वो जेमिनी स्टूडियो में आया था एक बहुत बड़ा हीरो बनने की आशा लेकर कि हम बहुत बड़ा हीरो बनेंगे। हीरो में इसको फिल्म मिला भी, लेकिन फिल्म नहीं चला, फिल्म फ्लॉप हो गया। फिर सोचा कि हम डायरेक्टर बनेंगे, तो कितना दिन तक डायरेक्टर के असिस्टेंट में काम भी किया, फिर जो है डायरेक्टरी भी किया फिल्म में, लेकिन वो भी फिल्म फ्लॉप हो गया, नहीं चला। फिर सोचा कि हम कहानी लिखेंगे, लेखक बनेंगे, फिल्म का कहानी लिखेंगे, वो भी नहीं चला। तो फिर सोचा कि हम फिल्म का गाना लिखेंगे, गायक बने, कवि बनेंगे, वो भी नहीं, गाना भी नहीं चला इसका। तो बेचारा लास्ट में जब कुछ नहीं कर पाया तो क्या बन के रह गया? ऑफिस बॉय बन करके रह गया। देखिए बच्चों, फिल्म इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है
जहाँ पर पढ़ाई मेहनत के साथ साथ एक चीज़ और काम करता है, वो है लक। लक आपका फेवर करता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रातों रात हीरो बन गया। और लक फेवर नहीं किया तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जाकर के वहाँ जिंदगी भर पाँव घसीट रहा है, लेकिन अभी तक कोई सही मुकाम पर नहीं पहुँच पाया। तो वह जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय के साथ भी ऐसा ही था। जब वो कहीं कुछ नहीं बन पाया तो ऑफिस बॉय बन करके रह गया। ऑफिस बॉय को पूरे जेमिनी स्टूडियो में एक ही आदमी से गुस्सा था, एक ही आदमी से उसको जलन था, और एक ही आदमी उसका दुश्मन था। टोटल पूरे जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग थे। 600 लोगों में उसको एक ही आदमी से दुश्मनी जाता था, और वो कौन था? उसका नाम था, बच्चे गौर से सुनिएगा, कोठा मंगलम सुबु। क्या नाम था? कोठा, KOTHA, कोठा मंगलम, MANGALAM, कोठा मंगलम सुबु, SUBBU, सुबु। तो कोठा मंगलम से ही उसका दुश्मनी क्यों था भाई? तो इसके पीछे 3 रीजन था। पहला रीजन ये था कि ऑफिस बॉय और कोठा मंगलम सुबु दोनों एक ही टाइम में जेमिनी स्टूडियो आए हुए थे काम मांगने के लिए। दोनों एक ही साथ आए थे, दोस्त नहीं थे, मित्र नहीं थे, लेकिन वो भी काम मांगने आया उस टाइम में, उसी टाइम में ये भी इधर से काम मांगने आया। तो दोनों को काम मिला, दोनों को हीरो के रूप में काम मिला। और शुरुआत में इसका जो है ऑफिस बॉय का अच्छा चला भी, और शुरुआत में सुबह का जो है हलक हो रहा था। एक आध दो फिल्म इसका चला ऑफिस बॉय का, लेकिन सुबह का नहीं चला। पहला रीजन ये था कि दोनों एक साथ आए थे, और दोनों में पहले ऑफिस बॉय का अच्छा चमक रहा था, सुबह का थोड़ा डाउन हो रहा था। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि ऑफिस बॉय पढ़ाई लिखाई में, डिग्री में सुबह से आगे था। और तीसरा रीजन क्या था कि सुबह शुरुआत में डाउन हो रहा था, और फिर बस शुरुआत में आगे हो रहा था। लेकिन समय का करवट को देखिए, समय देखिए बदलता कैसे है। समय अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो गधा भी पहलवान हो जाता है। समय को भूलना नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं ध्यान देना चाहिए आज अगर आप बहुत ऊंचाई पर हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो लोग हैं नीचे में सब उसे रह जाएंगे। हो सकता है कि आने समय में जो आप जिसको नीचे समझ रहे थे वही आपका ऑफिसर बन जाए, आपके ऊपर पद में चल जाए, आपको आप नीचे हो जाए। इस समय की बात होती है। तो समय ऐसा करवट बदला कि ऑफिस बॉय ऐसा फलप होना शुरू हुआ कि फलप होते 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 कहाँ चला गया? जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के अंतिम पद, अंतिम पोस्ट ऑफिस बॉय पर चला गया। और सुबह कहाँ चला गया? सुबह ऐसा सुपर हिट होना शुरू हो गया कि सुपर हिट होते 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 कहाँ पहुँच गया वो? पूरे जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 स्थान पर पहुँच गया। मतलब कि SS वासन जो पूरे मालिक था जेमिनी स्टूडियो का, उसका दाहिना हाथ बन गया, सेकंड पोजीशन पर वो हो गया। अर्थात SS वासन जब अब नहीं होते थे जब जेमिनी स्टूडियो में, तो पूरा हैंडल करता था सुबह उसका SS वासन का दाहिना हाथ बन गया। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ऑफिस बॉय कहाँ से कहाँ रह गया, और सुबह जो है कहाँ चला गया। तो सुबह जो उस ऊंचाई पर जो पहुंचा, और ऑफिस बॉय जो सबसे डाउन में चला गया, इसीलिए ऑफिस बॉय जो था और शुरू से जलता था, ईर्ष्या करता था और उससे दुश्मनी रखता था। एक कारण था। तो सुबह उस ऊंचाई पर अगर पहुंचा था
तो ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट अपनाया था या घूस दिया था, बल्कि उसके पीछे उसका कैरेक्टर था, मेहनत थी। तो इस चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछता है कभी, तो वही सबसे मैंने हमेशा पूछता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ कोठामंगलम सुब्बू। तो आपसे बच्चे गौर कीजिएगा कि कैरेक्टर उसका क्या था, किस कैरेक्टर के बदौलत वो उस ऊंचाई पर पहुंचा। तो आइए हम लोग कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर क्या था कि सुब्बू बोलने का इतना अच्छा स्टाइल विकसित कर लिया था, मैंने पहले तो नहीं लेकिन बाद में अच्छा स्टाइल विकसित कर लिया बोलने का, कि कितना भी उसके सामने गुस्साते व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा हो, उसको ऐसा बोल देता था कि सारा गुस्सा उसका ठंडा हो जाता और उसका मित्र बन जाता था। ऐसा सुब्बू बोलेगा। दूसरा गुण क्या था कि सुब्बू एक अच्छा डायरेक्टर बन गया। मतलब डायरेक्टर का, फिल्म डायरेक्शन का एक एक चीज़ जान गया वो, कि कौन चीज़ कहाँ होना चाहिए। पक्का एकदम समझिए कि फिल्म डायरेक्शन का कीड़ा बन गया। जैसा कि चैप्टर में उदाहरण दिया हुआ है कि अगर कोई डायरेक्टर को कोई कॉम्प्लिकेटेड शूटिंग करना हो, जटिल शूटिंग करना हो, तो समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा कहाँ से घुमाएं, कहाँ क्या करें, तो सुब्बू कहीं अगर हेल्प कर देता था तो उसका सारा काम आसान हो जाता। जैसे कि उदाहरण दिया है चैप्टर में कि एक डायरेक्टर को जो है अपने फिल्म में ऐसा सीन दिखाना था कि पानी के अंदर शेरनी और चूहे को लड़वाना था, वो भी पानी के अंदर दिखाना है, और शेरनी के चूहे के द्वारा शेरनी को मरवा देना है, और फिर शेरनी के बच्चों को चूहे के द्वारा पालन पोषण करवा देना है, और सब पानी के अंदर होना है। ऐसा सीन है। अब डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। तो सुब्बू उस डायरेक्टर को कैसे मदद करता था, तुरंत जाकर के 4 ऑप्शन रहता था कि कैमरा को ऐसे नहीं तो ऐसे लगाइए, ऐसे नहीं तो ऐसे लगाइए। उस चारों एक्शन में अगर उस डायरेक्टर को पसंद नहीं आया कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, देखिए डायरेक्टर चाहता है कि मेरा कोई भी सीन जो है वो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। तो आप लोग बहुत से फिल्मों में देखे होंगे कि कोई भी हीरो चाहे गुंडा को अगर दिखाना हो शुरुआत में तो एकदम से नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ कार आके रुक गया, गेट खुला, उतरा तो जो भी उतरा सो खाली जूता दिख रहा है, जूता मैंने उतरा, उसके बाद आगे बढ़ रहा है तो उसका फुल पैंट वगैरह दिख रहा है, फिर आगे बढ़ा तो शर्ट उट दिखा, फिर जब उसका चेहरा दिखाना हुआ आया तो बहुत बड़ा म्यूजिक देख करके उसका चेहरा दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टर चाहता है कि हम इफेक्टिवनेस डालें सीन में और हमारा फिल्म सुपरहिट हो। तो वैसा ही वो जो डायरेक्टर था उसको नहीं लगा कि 4 ऑप्शन से ये फिल्म का सीन जो है कि ठीक हो पाएगा।